हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। आज हम पेट क्यों फूलता है लोगों का, इस बारे में बात करेंगे। पेट फूलने के पीछे एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत कॉमन होती है, क्योंकि डॉक्टर के क्लिनिक में लोग कुछ इस तरह से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि हवा भरी हुई है, पेट फूल जाता है, पेट टाइट रहता है, पेट में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है। और कई बार लोग यहाँ तक भी बोलते हैं कि उनको डायरिया है या फिर उनको कुछ पेट में हो गया है, कई बार उन्हें वॉमिट फीलिंग होती है। तो ये एक कॉमन क्लिनिकल प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के पीछे, और दुनिया में हर तीसरा आदमी क्लिनिकल जो प्रॉब्लम है डाइजेशन के संबंधित उससे कहीं ना कहीं सफ़र करता है। मतलब ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है और जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन का जो मसला है वो बहुत कॉमन है, और उसके पीछे बहुत सारे मिथ भी काम करते हैं और लोग इसके साथ लगे रहते हैं और बहुत सारे थॉट्स के साथ। और कई बार देखा यह जाता है कि फंक्शनल डिस्पेप्सिया या ब्लोटिंग के कारण लोग मानसिक रूप से भी कहीं ना कहीं बीमार हो जाते हैं। मतलब एक पेट खराब होता है लेकिन कुछ समय के बाद देखते हैं कि वो एक मानसिक समस्या, इमोशनल समस्या भी बन जाती है। तो आज हम इसको क्लियरली समझेंगे कि ये क्यों होता है और इसके पीछे रीजन क्या है। यदि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को समझने के बाद हम ये देखें कि इसके पीछे फंडामेंटली बुनियादी तौर पे मुख्य कारण क्या होते हैं, तो उसमें हम दो पार्ट समझेंगे। एक आपका जो क्लिनिकल इंटरनल पार्ट है और एक आपका जो एक्सटर्नल पार्ट है। मतलब एक्सटर्नल पार्ट जो कंप्लीटली आपके डाइजेशन से, मतलब फूड से संबंधित है। जनरली आपने ये देखा होगा कि ये सोचते हैं आप कि जनरली जो खाना है वो पेट से उसका लेना देना है या माउथ से उसका डायरेक्टली लेना देना है। लेकिन यदि इसको क्लिनिकली समझा जाए तो आपका जब खाना खाना आप शुरू करते हैं तो वो दिमाग से शुरू होता है। यानी यदि आप मेंटली खाना खा रहे हैं, दिमागी तौर से आप खाने के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको सलेवा का सिक्रीशन बहुत अच्छा होगा। सलेवा का सिक्रीशन बहुत अच्छा होगा तो आपका एब्डोमिनल रीजन उससे कनेक्ट करेगा, यानी फिर एंजाइम्स जो है वो अच्छे सिक्रीट होंगे और डाइजेशन बहुत प्रॉपरली होगा। तो यदि हम इसको स्टेप बाय समझें तो फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट द फूड। सबसे पहले आपको खाने के बारे में सोचना है, उसके बाद आपको खाना को अच्छे से चू करके चबा के खाना, यानी माइंडफुल ईटिंग हम इससे कह सकते हैं। यानी दिमागी रूप से आप ईटिंग के साथ जुड़ें। यदि आप ऐसा करेंगे तो सलेवा का सिक्रीशन होगा। सलेवा का सिक्रीशन यदि अच्छा होगा तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मल्टीटास्किंग नहीं होना है। खाना खाते समय आप दूसरी चीजों के साथ रिएक्ट ना करें। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कभी आपने सोचा है कि आपने केवल खाना बैठ के कब खाया, या 2 दिन पहले खाना आपने क्या खाया, या खाना कैसा था? आपको इवन एक दिन भी याद नहीं रहता। इसका मतलब है कि मेंटली आप खाने के साथ नहीं होते। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि यदि आप खाने को सोचेंगे, यानी आप खाने के बारे में सोचेंगे, तो आपका ब्रेन भी खाने के बारे में सोचेगा। हार्मोन सिक्रीट होंगे, सलेवा सिक्रीट होगा, एंजाइम सिक्रीट्स होंगे, विटामिन सिक्रीट्स होंगे, और आपकी बॉडी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर्ली तैयार हो जाएगी। अदरवाइज होगा ये कि आपने मैकेनिकल रूप से खाना खा लिया, यानी ना तो आपके दिमाग को पता लगा, ना आपके शरीर को पता लगा, ना ही आपकी सलेवरी ग्लैंड एक्टिवेट हुई, और ना ही आपको सलेवा मिला। तो इससे बुनियादी तौर पे फंक्शनल डिस्पेप्सिया और ब्लोटिंग यानी पेट का फूलना कॉमनली होगा। तो ये एक फूड का पार्ट है, ये एक एक्सटर्नल पार्ट है। अब हम आते हैं कि इंटरनल कॉज क्या हो सकते हैं। यदि आपको कोई इंफ्लेमेटरी डिसीज है, लाइक क्रॉन्स डिसीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या बाउल सिंड्रोम है आपको, या फिर फैटी लीवर है, या आपको स्टोन है, या और भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड कोई बीमारी है, तो आपको ब्लोटिंग या डिस्पेप्सिया हो सकता है। तो ये सारे रीजन के साथ साथ अब हमें अपने खाने में सॉल्ट का एक्सेसिव होना एक रीजन हो सकता है। कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा होना एक रीजन हो सकता है। अधिक चाय कॉफी का पीना एक रीजन हो सकता है। लंबे समय तक भूखे पेट रहना एक रीजन हो सकता है। स्ट्रेस एक रीजन हो सकता है। स्लीपिंग डिस्टरबेंस एक रीजन हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रीजन हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस एक रीजन हो सकता है। प्री एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लोटिंग बहुत कॉमन है, एंड द प्री एंड पोस्ट एपिगैस्ट्रिक पेन एंड द डिस्कम्फर्ट भी बहुत कॉमन है। तो हमें इस सब को देखना होगा। एंड सर्जरी के बाद
भी कुछ लोगों को देखा जाता है कि डिस्पेप्सिया एंड ब्लोटिंग होती है, यानी जनरली सी सेक्शन जिन फीमेल्स का होता है, सर्जरी के बाद बच्चे पैदा होते हैं, उनको एक टाइम के बाद ब्लोटिंग और एपिगैस्ट्रिक पेन एंड द एब्डोमिनल रीजन में फैट का बढ़ना यानी फैटी लिवर का होना, दैट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स। सो ये सारी चीजें हैं, हम इन पे ध्यान देंगे। इसके बाद आता है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। यदि आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, मींस आपको पेट फूलने के साथ पेट में दर्द होता है, उल्टियां होती हैं, खूनी दस्त होते हैं या खूनी उल्टी होती हैं, या आपके हाथ पैर में सूजन आती है, पूरे शरीर में सूजन आती है, तो दैट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। आपको इमीडिएटली फिजिशियन से कंसल्टेशन की आवश्यकता है। उसमें ये इंफॉर्मेशन आपका भला नहीं कर सकती, तो इसको बिल्कुल ही क्लियर कट सेपरेटली समझना है दोनों चीजों को। यदि आपको कोई इमरजेंसी कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स है तो इमीडिएटली कंसल्ट विद अ फिजिशियन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैनेजमेंट क्या हो सकता है यदि सेट ऑफ ये प्रॉब्लम्स कैरी कर रही हैं। तो मैनेजमेंट में आपका सिंपल है कि आप यदि कोई अंडरलाइन रीजन है आपके साथ, मींस अल्ट्रासाउंड कराएं और एलएफटी कराएं, सीवीसी कराएं, तो उससे ये पता लगेगा कि कोई अंडरलाइन रीजन तो नहीं है आपके डिस्पेप्सिया या ब्लोटिंग के पीछे। यदि आपको कोई अंडरलाइन रीजन नहीं है, अल्ट्रासाउंड ठीक है आपका, एलएफटी ठीक है, उसके बावजूद भी आपको ब्लोटिंग होती है, तो फिर सेट ऑफ कुछ टिप्स हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं कि जो आप करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कैलोरी आप रिड्यूस करिए, कार्ब्स आप रिड्यूस करिए, और कैफीन के साथ शुगर को मत मिलाइए। मींस चाय या कॉफी यदि आप पीते हैं तो मिनिमम शुगर इंटेक उसके साथ रखिए, क्योंकि कैफीन के साथ शुगर एक कॉम्प्लेक्स बनाती है और आपको बफरिंग करती है। टी कॉफी मिनिमम करें, यदि स्टॉप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक आप बिल्कुल बंद कर दें। सोडा किसी भी फॉर्म में आप ना खाएं। एंड वाइट फूड अगेन आई एम टेलिंग, आप जो आपकी चीनी है, जो आपका सफ़ेद नमक है, वो दोनों बंद कर दें। सफ़ेद नमक की जगह आप काला सेंधा नमक से खाएं, और सफ़ेद वाइट सॉल्ट की जगह आप रा शुगर जो गुड़ होता है वो खाएं। यदि मिनिमम कर सकते हैं बहुत अच्छा है, और बंद कर दें तो दैट इज़ बेस्ट फॉर योर हेल्थ। इसके बाद ये आता है कि और भी कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उसमें आपकी दालें हो सकती हैं, दाल में बीन्स है आपका, उसके बाद आपका राजमा है, छोला है, आपका मटन है, आपका एग है, वो भी बहुत सारे लोगों को नहीं सूट करता, एंड द सोयाबीन। तो ये आप बिल्कुल अपने फूड से निकाल देंगे। दूध, मिल्क कंप्लीटली बंद करेंगे, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत कॉमन है। तो एंड फ्रक्टोज, ये दोनों चीज़ आपको नहीं डाइजेस्ट होंगी, तो इससे आपको बफर होगा, तो ये आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्रिवेंशन में सिंपल है, आप 30 मिनट एरोबिक्स करें या योगा करें या मेडिटेशन करें, 8 आवर्स अच्छे से स्लीप लें, मेडिटेशन करें, कुछ समय म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर अपने को एंटरटेन करने के लिए कुछ और दूसरे साधन पे जा सकते हैं। कोकोनट वाटर लें, 8 से 10 गिलास पानी पिएं, खाने को अच्छे से च्यू करके खाएं, और आपके फूड में जो वाइट शुगर है या जो वाइट फूड है, जो रिफाइंड फूड है, आप उसको कंप्लीटली निकाल दें, और फूड को मेडिटेट करना शुरू करें। खाना खाते समय केवल खाना खाएं, दूसरी चीज़ों में ना इन्वॉल्व हो, मल्टीटास्किंग ना बने। सो ये सब आप करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और ब्लोटिंग से, फंक्शनल डिस्पेप्सिया से आपको कंप्लीटली छुटकारा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।